हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी को लेकर। और जिन भी बच्चों का विषय हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये पूरे पॉइंट जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और आपको पता है कि आईएनएम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये दोनों आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हैं, जो आपके एसएसटी में स्पेशली हिस्ट्री में आपके कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो हैं इनसे पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको ये सेशन पसंद आए, मेरे मेहनत पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोट्स भी आप बनाते चलें। जो पॉइंट्स मैं आपको ओरली बताती हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनते रहिए और उन्हें एक जगह नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन से लगभग मैं आपको कई पॉइंट्स बताती हूँ। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ 1908 में। ठीक, अब अलीपुर षड्यंत्र केस से आपको पता है कि एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि इसका एकमात्र गवाह कौन था, तो नरेंद्र गोसाई इसके एकमात्र गवाह बने थे। अलीपुर षड्यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो मणिक टोला षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। तो मणिक टोला षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस जो भी आप बोले हैं, उसमें ये हुआ कि इसमें बम बनाने के कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, और ये कारखाने जो हैं अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था और ये कल कारखाने जो बन रहे थे वो अवैध तरीके से, और ऊपर से बम बनाने जैसी जो कला थी वो पूरी तरीके से क्या थी, कानूनन गलत तरीके से थी। इसलिए इन्हें गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था। तो इसकी स्थापना भी मणिक टोला कारखाना की स्थापना नरेंद्र घोष ने की थी। देखिए, दोनों नाम कॉमन है। नरेंद्र गोसाई इस षड्यंत्र केस के एकमात्र गवाह बने थे, वहीं नरेंद्र घोष द्वारा ये अवैध कारखाना स्टार्ट किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो हुआ यूं कि इसमें कल कारखाने बम बनाए जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि बम बनाने में कुछ लापरवाही हो गई और ये कारखाना में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, जिससे अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हो गई गुप्तचरों के माध्यम से कि यहाँ पर बम बनाने जैसी अवैध कारखाने चलाए जा रहे हैं। और उसके एकमात्र जो गवाह बने वो नरेंद्र गोसाई बने थे। नरेंद्र गोसाई गवाह देने वाले थे, उससे पहले ही कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने इनको मार दिया। मतलब कि नरेंद्र गोसाई एकमात्र थे जिन्हों अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या करने वाले थे, गवाही देने वाले थे कि कल कारखाने जो हैं पेरिस तक लोगों को भेजा जा रहा है। आपको पता है कि हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो ये लोग जो है कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने इनकी हत्या कर दी और बाद में इन दोनों को फांसी हो गई, यानी कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी को। देखिए, नाम बिल्कुल मिलता जुलता है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में नाम पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर नरेंद्र गोसाई और नरेंद्र घोष का नाम कॉमन है, वहीं पर कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ये दोनों लोगों ने इनकी हत्या कर देते हैं और बाद में इन दोनों को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो इस तरीके अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, 1908 में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मणिक टोला षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, नरेंद्र घोष ने की थी। अलीपुर षड्यंत्र केस के एकमात्र गवाह कौन थे, नरेंद्र गोसाई थे। इनकी हत्या किसने की थी, कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने। बाद में कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी को क्या हो गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे है क्वेश्चन, खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 मई 1908 को इनको फांसी हुई थी। ध्यान रखिएगा, 11 मई 1900। तो खुदीराम बोस के बारे में हम थोड़ा सा जान जाते हैं। तो युगांतर समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, ये सारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में जो शामिल थे। देखिए, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड थे जो सत्र न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आए थे। और मुजफ्फरपुर आने में ये जो फेमस इसलिए थे क्योंकि ये क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही जो भी आता था देता था, उस किंग्सफोर्ड क्या करते थे, उस गवाही को क्या करते थे, मान्य करते थे। और क्रांतिकारियों के बदले इन्होंने खूब जजमेंट सुनाया था। लोग क्रांतिकारी जो थे वो इनसे गुस्सा थे और नाराज थे। और देखिए,
किंग्सफोर्ड जो थे जब मुजफ्फरपुर आए तो इन लोगों ने ये चीज़ तय की कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इनकी क्या करेंगे, हत्या करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी संगठन का जो एक योजना थी, एक जो इन लोगों का जो विचार था वो ये था कि लूट मार पीट और ज़बरदस्ती करके हमें स्वतंत्रता किसी भी तरीके से हासिल हो, चाहे हमें उसके लिए क्या करना पड़े, हत्या भी करनी पड़े। आप ये देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का एक केसरी नामक एक पत्रिका निकलती है, उसमें वो कहते हैं कि गलत तरीके से किया गई हत्या भी जो होगी वो हत्या नहीं होगी, और उसी से प्रभावित हुए थे चापेकर बंधु। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किंग्सफोर्ड क्या हो रहे थे, बग्घी पर सवार होकर जा रहे थे। इन दोनों लोगों ने उन पर बम गिराने का प्रयास किया, लेकिन बम क्या हुआ कि इन पर नहीं गिरा। ध्यान रखिएगा, किंग्सफोर्ड बच गए और कैनेडी पर जाकर बम गिर गया। तो कैनेडी पर जब बम गिरा तो उनकी वाइफ और जो उस गाड़ी में सवार थे वो लोग मर गए। तो हत्या इन लोगों पर क्या हुआ, हत्या का केस चला। केस क्या चला, प्रफुल्ल चाकी जो थे वो और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी की जो पहचान थी वो नंदलाल दरोगा ने प्रफुल्ल चाकी की पहचान की। अब चाकी जान गए थे कि इनको क्या कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और इनके साथ क्या किया जाएगा, गलत व्यवहार किया जाएगा और हो सकता है इनसे पूछताछ भी की जाए। इसलिए इन्होंने स्वयं को क्या कर ली, गोली मार ली। और वहीं पर खुदीराम बोस पहले प्रथम क्रांतिकारी बने जो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति थे, और इनको फांसी दे दी गई 11 मई 1908 को। ध्यान रखिएगा, खुदीराम यहाँ पर दिया था कि फांसी कब हुई, तो 11 मई 1908 को पहले व्यक्ति जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस का एकमात्र व्यक्ति जिसे अंबाला में फांसी दी गई थी का नाम बसंत कुमार विश्वास था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर आप करते हैं, ऐसे टाइप का प्रश्न तैयार करते हैं, तो आप देखिए कि आपको कितनी नॉलेज हो जाती है। अब दिल्ली षड्यंत्र केस क्या होता है, 1912 में जो है वो 1911 में दिल्ली दरबार होता है। ठीक, ये दोनों साल इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वायसराय होते हैं, ये क्या करते हैं, जॉर्ज पंचम आते हैं। तो जो कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, इस बंगाल विभाजन को इन्होंने क्या किया, रद्द किया। ठीक, और फिर दिल्ली को भारत की क्या बनाई, राजधानी बनाई। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में बनी। अब दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हुआ, युगांतर समिति के कुछ लोग जिसमें अमीचंद, अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, इन लोगों से कहा गया कि आप लार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 में इन लोगों ने उन पर क्या किया, बम गिराया, जिसमें से अमीचंद, अवध कुमार और बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद गुप्त, इन चारों लोग को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एकमात्र थे बसंत कुमार विश्वास जिनको अंबाला में फांसी हुई। वहीं पर इन तीनों लोग को, यानी अमीचंद, अवध कुमार और बाल मुकुंद, इन तीनों को दिल्ली में 1915 में फांसी दी गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया जाना, जो युगांतर समिति के ही, ये देखिए, आप देखिए, सिर्फ एकमात्र समिति संगठन जो बनता था जिसका पूरा तरीके से अमेरिका में भी लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, वो सब एक क्रांतिकारी ही संगठन था। और ये सब क्या कर रहे थे, एक सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे, यानी बम बनाना सीख रहे थे। इसीलिए भगत सिंह जैसे भी क्रांतिकारी नेता क्या किए थे, नेशनल असेंबली में सिर्फ बम फेंके थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए गोली हथियार ये रखना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बम बनाना उन लोगों के लिए क्या हो चुका था, काफ़ी ईजी हो चुका था। इसलिए आप जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न देखते हैं, उसमें सब देखते हैं कि बम गिराया गया, किंग्सफोर्ड पर की भी हत्या बम गिराने से की गई, नेशनल असेंबली, जो वहाँ असेंबली था जब भगत सिंह और गिराया गया था, उनकी भी क्या किया गया था, बम गिराया गया था। तो बम बनाने की जो कला से, जिसमें हेमचंद्र कानूनगो भी पेरिस गए थे सीखने के लिए, उनको भी आजीवन कारावास की सजा, काला पानी की सजा मिली गई थी। एकमात्र अरविंद घोष थे, ध्यान रखिएगा, एकमात्र अरविंद घोष थे जो बच गए थे। उनका केस जो है वो सीआर दास लड़ रहे थे और वो बच गए थे। तो बाकी सब लोगों को क्या हुई थी, काले पानी की सजा हुई थी। आगे है क्वेश्चन, व्यापार अधिशेष किसे कहते हैं। ठीक, तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्यों का अंतर व्यापार अधिशेष कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यापार अधिशेष क्या होता है, तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्यों का अंतर जो है वो व्यापार अधिशेष कहलाता है। ठीक, इस आगे क्वेश्चन, आलू अकाल कब पड़ा था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू अकाल कब पड़ा था, तो 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था। आलू अकाल का मतलब ये होता है कि यूरोपवासी तब तक क्या हो चुके थे, आलू पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके थे। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उपज की बात करते हैं, तो आलू यहाँ पर पूरे लोग क्या हो चुके थे, आलू पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। अब जब आलू पर सिर्फ एकमात्र सब्जी पर जब
पूरी तरीके से लोग डिपेंड हो गए, वहाँ पर पड़ गया। उस समय 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू अकाल पड़ गया। अब आलू अकाल पड़ा तो लोगों की क्या हो गई, आलू पर इतना ज़्यादा लोग निर्भर हो चुके थे कि मौतें होने लगी लोगों की। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में आपने दिया हुआ है, देखा हुआ है कि आप 9th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें दिया है पूरा ब्रिटेन के बारे में, यूरोप के वासी किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे, किस तरीके से अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, और उपनिवेशों के माध्यम से जितना उनका व्यापार में फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा उनको नुकसान भी हुआ था। ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो आलू अकाल जो कि यहाँ प्रश्न में दिया है, तो 1845 से 1849 के बीच में आयरलैंड में पड़ा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया 1912 में बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग आए थे, जो दिल्ली दरबार लगा था। इसमें कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था, उस रद्द को बंगाल का जो विभाजन किया था उस विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बन गई थी। 1911 में ही इसकी घोषणा हो गई थी। भारत माता अखबार किसका था, अजीत सिंह का था। ये भी एक क्रांतिकारी नेता था, ये भगत सिंह के चाचा जी माने जाते हैं, भगत सिंह के चाचा जी थे। भारत माता अखबार जो था वो इन्हीं का था। और पंजाब में जब क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था, रावी और चिनाब नदियों को में जो नहरों में रहने वाले लोग थे उन पर कर बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। मैंने एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें कर बढ़ाने की बात की गई थी। उसका ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें लाला हरदयाल, अजीत सिंह और एक और मन्य महतो, लाला हरदयाल, इन तीनों लोगों को देश निर्वासित कर दिया गया था। इसमें अजीत सिंह थे, इनको भी देश निर्वासित किया गया था। तो भारत माता अखबार और एक संगठन था मुजाहिदीन करके, वो संगठन भी अजीत सिंह का था और एकमात्र अखबार जो था वो भारत माता था। और इसी घटना के बाद से, यानी पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के बाद से ही लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 को अमेरिका जाते हैं और गदर आंदोलन, गदर पार्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किसकी है, तो लाला हरदयाल की, ये भी इंपॉर्टेंट। तो जो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये पुस्तक किसकी है, लाला हरदयाल की है। लाला हरदयाल जो थे ये पंजाब में जब आंदोलन हो रहा था, इसी आंदोलन से जब इनको देश निष्कासित किया गया था और अजीत सिंह को निष्कासित किया गया था, लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय आपको पता, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखे, पत्रिका, और अजीत सिंह भारत माता अखबार लिखे। वहीं पर लाला हरदयाल जाते हैं और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक की रचना करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।